कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक कैफे में बैठे हुए हैं जिनका नाम खानेकी और हिदियोशी है। खानेकी एक किताब पढ़ रहा है जिसका नाम एगो ऑफ द ब्लैक गॉड है, जबकि हिदियोशी गूल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। वह खानेकी को कहता है कि वीडियो में बताया जा रहा है कि गूल डिस्ट्रिक्ट 20 में है, जो कि उनके कैंपस से ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद लड़का खानेकी को कहता है कि रिजे भी कैफे में आई है जिसे खानेकी पसंद करता है। वह खानेकी को उसके पास जाकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन वह घबराहट में अपनी किताब पढ़ने लग जाता है। हिदियोशी उसकी किताब छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ये उछलकर रिजे के पैरों में गिर जाती है। वे बुक को उठाकर खानेकी के पास आती है। वह उससे माफी मांगता है और लड़की मुस्कुराती हुई कहती है कि उसे भी ये ऑथर काफी पसंद है। उसके बाद वे वहाँ से चली जाती है। जब वे घर आता है तो खानेकी अपनी बुक को फिर से पढ़ना शुरू कर देता है। उसे एक पेपर मिलता है जो रिजे ने उस किताब में डाल दिया था। पेपर में लड़की उसे 23 तारीख को बाहर चलने के लिए कहती है। वह स्माइल करता है और फिर से अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वे दोनों कैफे में मिलते हैं और उस किताब वाले ऑथर के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे वे दोनों काफी पसंद करते हैं। उसके बाद रिजे खानेकी को कहती है कि वे उसके बारे में और अधिक जानना चाहती है, यहाँ तक कि उनकी पहली डेट है। इसके बावजूद वे दोनों एक दूसरे से काफी परिचित दिखते हैं। रात में वे दोनों साथ साथ घर जाते हैं। रास्ते में रिजे रुकती है और कहती है कि वे खानेकी को पसंद करती है और उसे गले लगा लेती है। खानेकी को गले लगाते समय रिजे अचानक से उसके शोल्डर को काटने लगती है जब तक कि वे नीचे न गिर गया हो। उसके बाद खानेकी रिजे से दूर चला जाता है और उसके चेहरे की ओर देखता है। उसे पता चलता है कि रिजे तो एक गूल है जो उसे खाना चाहती है। वे उससे बचने की कोशिश करता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। ये कंडीशन देखकर वे उसे खाने के लिए और एक्साइटेड हो जाती है। रिजे के शरीर से कुछ अजीब सी चीज बाहर निकलती है जिसे केगनू कहा जाता है। जब वे अपने केगनू को निकालकर उसे मारती है तभी अचानक बिल्डिंग के ऊपर से एक बहुत बड़ा आयरन उसके ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से वे तुरंत मर जाती है। आगे हम देखते हैं कि खानेकी को अपना पास्ट याद आ जाता है जब वे एक बच्चा था। खानेकी अपने पिता की बुक पढ़ रहा था, तभी उसकी माँ उसे देखती है और कहती है कि तुम एडल्ट्स की किताबें क्यों पढ़ रहे हो। वे जवाब देता है कि उसके पिता अक्सर इस किताब को पढ़ते हैं, इसलिए वे ये जानने के लिए क्यूरियस था कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या है। अगले दिन बिना किसी स्पष्ट कारण के खानेकी की माँ मरी हुई मिलती है। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर खानेकी को बचा लेता है। वे उसका ऑपरेशन करने में कामयाब रहते हैं और रिजे के ऑर्गन्स का यूज करके उसके शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दो आदमी मार्डो और एमन उस फीमेल गूल पर रिसर्च कर रहे हैं जिसे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट 20 से पकड़ा था। वे दोनों कमीशन ऑफ काउंटर गूल के रिलायबल एजेंट्स हैं क्योंकि वे कई गूल्स को पकड़कर मारने में सक्षम रहे हैं। हर एजेंट के पास एक स्पेशल वेपन है जिसे क्यूनक्यू कहा जाता है, जो उन गूल्स के केगनू से बनाया जाता है जिसे उन्होंने पकड़ा है। गूल पर रिसर्च करते समय वे उन चीजों की तलाश करते हैं जो गूल के मेंबर होने का संकेत देती है। मार्डो और एमन को एक रिंग मिलती है। उसके बाद वे एजेंसी को इस रिंग के बारे में सूचना देते हैं। इसके अलावा गूल्स आमतौर पर लोगों की भीड़ में मास्क का उपयोग करते हैं। उसकी बॉडी रिकवर होने के बाद खानेकी फिर से हमेशा की तरह जीवन जीना शुरू कर देता है और अपने कैंपस में लौट आता है। कैंपस में पहुंचते ही हिदियोशी खानेकी को देखकर खुश हो जाता है। वे खानेकी की रिकवरी को सेलिब्रेट करने के लिए उसे कैंटीन में खाने के लिए इन्वाइट करता है। जब खानेकी मीट का एक पीस खाना शुरू करता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और वे उल्टी कर देता है। घर पहुंचने के बाद खानेकी अपने फ्रिज में से खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर से उल्टी कर देता है। अचानक से टेलीविजन पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि गूल इंसानी खाने को नहीं खा सकते क्योंकि गूल में इंसानों से डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। इसे सुनकर खानेकी, जो चिंतित और निराश महसूस कर रहा है, अचानक से अपने मुंह को धोता है और मिरर में अपने चेहरे को देखता है। वे देखता है कि उसकी लेफ्ट टांग गूल की तरह रेड हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका रिजे के ऑर्गन्स के साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। उसे लगता है कि वह आधा इंसान और आधा गूल बन चुका है। रात को खानेकी घर से बाहर निकलता है। वे सिटी के बीचों बीच चल रहा है और अपने आसपास के लोगों को देख रहा है। जब वे उन्हें देखता है तो उसे भूख लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे वो उन्हें खाना चाहता हो। अचानक वे एक बहुत ही स्वादिष्ट गंध को सूंघता है और उसे फॉलो करता है। वे एक अंधेरी गली में आ जाता है जहाँ एक गूल इंसान का शिकार कर रहा है। इसे देखकर खानेकी शौक हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन वह आदमी उसे मीट ऑफर करता है। कुछ देर बाद एक दूसरा गूल उस आदमी को मार देता है जिसका नाम निकिसी निशियो है। निकिसी खानेकी के पास आता है और कहता है कि डिस्ट्रिक्ट 20 उसका इलाका है। जब वे खानेकी को मारने वाला होता है तभी एक महिला गूल जिसका नाम तोका है वहाँ पर आ जाती है। वे एंटीकू कैफे की वेट्रेस है जिसे गूल्स का कैफे माना जाता है।
वे निक्किसी को हराकर उसे वहाँ से निकाल ले जाने में कामयाब होती है। तोका देखती है कि खानेकी को काफी भूख लगी हुई है और वे उसे इंसानी हाथ ऊपर करती है, लेकिन वे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि पहले वे भी एक इंसान था। उसके बाद वे अपनी भूख को सहन करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन खानेकी तोका से मिलता है। वे उससे खुद के लिए खाना ढूंढने के लिए मदद मांगता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम योशिमुरा है। वे एंटिकू कैफे का ओनर है। वे उसे कॉफी का एक कप देता है क्योंकि इसका सेवन गूल्स के द्वारा किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद खानेकी वापस अपने कैंपस में आने लगता है। वह अपनी लेफ्ट आंख को ढक लेता है क्योंकि ये किसी भी समय गूल की आंख में बदल सकती है। हिदेयोशी खानेकी को अपने साथ कैंपस के गोदाम में आने के लिए कहता है क्योंकि उसके सीनियर निशियो ने उसे वहां आने के लिए इनवाइट किया है। गोदाम में पहुंचते ही खानेकी और हिदेयोशी गलती से दरवाजा खोल देते हैं और निशियो को एक लड़की को किस करते हुए देखते हैं। वे एंग्री हो जाता है क्योंकि हिदेयोशी बिना दरवाजा खटखटाए ही रूम में आ गया था। हिदेयोशी निशियो से माफी मांगता है। उसके बाद दोनों ड्रिंक पीते हुए बातचीत करते हैं। अचानक निशियो उसे नीचे गिरा देता है और उस पर अटैक कर देता है। खानेकी उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन निशियो उसे आसानी से हरा देता है। खानेकी अब भी नहीं जानता कि उसकी गूल पावर्स का कैसे इस्तेमाल करना है। जब निशियो हिदेयोशी को मारने की कोशिश करता है तब खानेकी अपनी गूल पावर को बाहर लाने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे आखिरकार वे केगनू को अपनी बॉडी में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। खानेकी निशियो पर अटैक करता है और केगनू को उसके अंदर घोंपने में कामयाब हो जाता है। हालांकि जब वे अपने दोस्त को खून से लथपथ देखता है तो वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि रीजे के पार्ट्स उसके अंदर है। लेकिन वे अपने माइंड को बार बार कहता है कि वे अपने सबसे अच्छे दोस्त का शिकार नहीं कर सकता। उसके बाद वे हिदेयोशी को हॉस्पिटल ले जाता है। खानेकी अपने आप को शांत करने के लिए एंटिकू कैफे में चला जाता है। वे योशिमुरा से मिलता है और उसे इस घटना के बारे में सब कुछ बताता है। योशिमुरा कहता है कि वे लकी है क्योंकि वे अभी भी आधा इंसान है। कैफे में आए हुए सारे लोग और वहाँ पर काम करने वाले सारे वर्कर्स सब के सब गूल्स है। आदमी उसे एंटिकू कैफे में काम करने के लिए इन्वाइट करता है ताकि वे गूल्स की लाइफ के बारे में सीख सके। खानेकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और आधा गूल बनकर अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच माडो और एमन कुछ अन्य मेंबर्स के साथ सीसीजी हेडक्वार्टर में रिसर्च कर रहे हैं। वे देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 20 की 5 औरतें उन गूल्स की तरह छोटी ड्रेसेज और रिंग पहनती है जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। अगले दिन खानेकी एंटिकू कैफे में काम करना शुरू कर देता है और वे रियो का नाम की महिला और उसकी बेटी हिनामी को सर्व करता है। जब सर्वेंट को किताब के बारे में पता चलता है तो लड़की वहाँ से चली जाती है। रियो को एक्सप्लेन करती है कि हिनामी के कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वे उसे इंसानों की जगह पर नहीं भेजना चाहती। उसके बाद रियो को कैफे से चली जाती है। योशिमुरा खानेकी के पास आता है और उसे सिखाता है कि कैसे अकेले रहकर सर्वाइव किया जा सकता है। रात को खानेकी और एक सर्वेंट जिसका नाम योमो है एक चट्टान पर जाते हैं। वहाँ वे इंसानों की लाशें ढूंढ सकते हैं ताकि किसी को मारे बिना खाना प्राप्त कर सके। खानेकी को पता चलता है कि एंटिकू कैफे के मेंबर्स इंसानों को मारने के लिए दुर्घटनाओं में हेरफेर करते हैं और उसके बाद उनकी लाशों का यूज करके गूल्स के लिए खाना बनाते हैं। वे अपने अस्तित्व को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि अगर वे डायरेक्टली इंसानों का शिकार करते हैं तो वे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और इस वजह से सीसीजी के मेंबर्स उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। अगले दिन खानेकी और तोका एंटिकू कैफे में काम कर रहे हैं। कुछ देर बाद योरिका नाम की महिला वहाँ पर आती है जो एक साधारण इंसान है। वे तोका के लिए खाना लाती है जिसे उसने खुद बनाया है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि तोका एक गूल है। वे तोका को इसे खाने के लिए कहती है। उसके बाद तोका इसे खाती है लेकिन खाने को अपने मुंह में ही रोक लेती है। रात में योमो और एक औरत उनसे मिलने के लिए एंटिकू कैफे में आती है। वे तोका को बताती है कि उसके हस्बैंड को सीसीजी के मेंबर्स ने मार डाला है। योशिमुरा कहता है कि रियोको और हिनामी को कैफे में रुकना होगा जब तक कि वे उनके लिए कोई नई जगह न ढूंढ लें क्योंकि सीसीजी के मेंबर्स उनकी तलाश कर रहे हैं। वे उन्हें डिस्ट्रिक्ट 24 में जाने के लिए कहता है जिसके लिए वे दोनों सहमत हो जाती है। अगले दिन तोका और खाने की एक आदमी से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं जिसका नाम उता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पूरी तरीके से अंधेरा रहता है क्योंकि केवल कुछ कैंडल्स ही जल रही है। उता तोका से मिलता है और खाने की गंध को सूंघने के लिए उसके पास जाता है। उता मास्क बनाने के लिए खाने के चेहरे का माप लेता है। उधर सीसीजी हेडक्वार्टर में वे अब भी उन 5 औरतों पर रिसर्च कर रहे हैं जिन पर उन्हें शक है। वे रियोको की एक्टिविटीज पर रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लड़की ने छोटे साइज की ड्रेस खरीदी है। उसके बाद वे उस फोटो की जांच करते हैं जिसमें रियोका हिनामी के साथ चल रही है। उन्हें पता चलता है कि हिनामी भी एक गूल है।
माडो जानता है कि वे डिस्ट्रिक्ट 20 को जल्दी छोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्हें जल्दी पकड़ना होगा। रात में हिनामी कानेकी के पास जाती है और वे उस बुक के बारे में एक्सप्लेन करती है जो वे पढ़ रही है। उसके बाद वे उसे कॉफी बीन को उसकी पिता की कब्र पर ले जाने के लिए कहती है। कानेकी कॉफी बीन्स को दफनाने के लिए जाता है, लेकिन वे इस बात से अनजान है कि सीसीजी के मेंबर्स उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। जब कानेकी वहां से चला जाता है तो माडो और उसका दोस्त वहां पर आ जाता है जो मिट्टी को खोदते हैं। उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें मास्क और कुछ अन्य चीजें हैं। अगले दिन हिनामी तोका और कानेकी से बात कर रही है। वे उस किताब के अर्थ के बारे में पूछती है जो वे पढ़ रही है, जबकि रियोको सुरक्षा के बारे में योशिमुरा से अकेले में बात कर रही है। उसके बाद रियोको और हिनामी गुड बाय कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कानेकी योशिमुरा से डिस्ट्रिक्ट 24 के बारे में पूछता है। वे जवाब देता है कि डिस्ट्रिक्ट 24 गूल्स के छुपने की वो लास्ट जगह है जिसका अभी तक इंसानों को पता नहीं। इसके बाद वे कानेकी को रियोको को छाता देने के लिए कहता है। रात में जब रियोको और हिनामी चल रहे होते हैं तभी अचानक बारिश होने लगती है। वे दोनों एक पुरानी सुनसान जगह में ठहरते हैं। अचानक से एमन और माडो वहां पर आ जाते हैं और माडो उन्हें एक रेड मास्क दिखाता है। वे कहते हैं कि उन्होंने उसके पति को मार डाला। रियोको हिनामी को रिलीज करने के लिए कहती है। उसके बाद वे उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कहती है। हिनामी तेजी से भागती है जब तक कि वे खाने की से न मिली हो जो उनके लिए छाता ला रहा था। वे कहती है कि उसकी माँ खतरे में है और वे उसे खींचकर उस जगह की ओर ले जाती है। खाने की कुछ नहीं कर सकता और वे केवल छुपकर दूर से देख रहे हैं क्योंकि वे ये नहीं जानता कि केगनू की पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। माडो रियोको को उसके पति के केगनू दिखाता है और फिर इसका इस्तेमाल करके उसे मार देता है, जबकि खाने की और हिनामी इसे देखकर हड़बड़ा जाते हैं। एमन और माडो को पता चल जाता है कि वे वहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन वे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। खाने की जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैफे में पहुँचता है। वे योशिमुरा और सारे सर्वेंट्स को जो भी हुआ उसके बारे में बताता है। तोका इसे सुनकर गुस्से में आ जाती है। वे अकेले ही एमन और माडो से मिलने के लिए चली जाती है। वे एक बनी कॉस्ट्यूम पहनकर उनसे मिलती है ताकि वे उसे पहचान ना सके। हालांकि जब वे एमन और माडो से लड़ती है तो वे उनकी पावर्स के सामने नहीं टिक पाती, इसलिए वे वहां से बचकर भाग जाती है। कैफे में खाने की तोका को देखता है जो सीरियसली इंजर्ड है। इसे देखकर उसे बुरा लगता है। अगले दिन खाने की ट्रेनिंग के लिए तोका से हेल्प मांगता है। वे अपनी गूल पावर का इस्तेमाल करना चाहता है। उसका गोल है उन 2 सीसीजी एजेंट से रियोका की मौत का बदला लेना। उसके बाद तोका खानेकी को कई तरीकों से लड़ने के लिए ट्रेन करती है। कुछ समय तक प्रैक्टिस करने के बाद खानेकी अपनी गूल पावर में महारत हासिल कर लेता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ट्रेनिंग के बाद खानेकी और तोका उन 2 सीसीजी एजेंट्स को मारने का प्लान बनाते हैं। उधर सीसीजी हेडक्वार्टर में माडो और एमन हिनामी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जब एमन को पता चलता है कि माडो अकेला ही जाने वाला है तो वे भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन माडो उसे शहर में गश्त लगाने के लिए कहता है क्योंकि कुछ गूल्स रात को बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ हिनामी अपने कमरे में जाती है और वे अपने सामने पड़ा खाना नहीं खाना चाहती। तभी अचानक से उसे एक ऐसी गंध आती है जैसी उसकी माँ की थी। कुछ देर बाद तोका और खाने की हिनामी के कमरे में जाते हैं, लेकिन वे वहाँ पर नहीं है। उन्हें पता चलता है कि वे खिड़की से निकलकर बाहर की ओर भाग गई है। हिनामी लगातार अपनी माँ की गंध की ओर दौड़ती है जब तक कि वे एक ब्रिज के नीचे न पहुँच गई हो। वहाँ पहुँचने के बाद हिनामी अपनी माँ का कटा हुआ हाथ देखती है। अचानक माडो वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वे अपने माँ के हाथ के साथ वहाँ से भाग जाती है। माडो एमन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसने हिनामी को अपने जाल में फंसा लिया है। माडो लगातार हिनामी को फॉलो करता है। उसी समय तोका लाल तीर को उसकी ओर फेंकती है, जिस वजह से माडो वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद तोका वहां पर आती है और उसका सामना करने के लिए तैयार होती है, जबकि दूसरी तरफ खाने की मास्क पहनकर एमन से मिलने की तैयारी करता है। उन दोनों के बीच जमकर फाइट होती है। खाने की अपनी पूरी ताकत लगाकर एमन से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे अभी भी नहीं हरा सकता क्योंकि एमन के पास क्यों है। हालांकि खाने की अभी भी हार नहीं मानना चाहता और लगातार उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अंत में रीजे का कैरेक्टर खाने की बॉडी पर हावी होने लगता है क्योंकि उसके पार्ट्स खाने की बॉडी के अंदर है। वे अनजाने में एमन के शोल्डर को काट लेता है। इस वजह से खाने की और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। रीजे की वजह से वे अपने ऊपर से सारा कंट्रोल खोने लगता है। वे एमन को कहता है कि इंसान अगर गूल्स में विश्वास करने लग जाए तो गूल्स और इंसान साथ साथ रह सकते हैं। उसके बाद वे एमन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि वे उसे मारना नहीं चाहता। इसके बाद खाने की तोका से मिलने के लिए ब्रिज के नीचे चला जाता है। उसे पता चलता है कि वे माडो से लड़ रही है, लेकिन माडो उसे हरा नहीं सकता। हालांकि रियोका के केगनू की वजह से माडो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और केगनू को अपना हथियार बना लेता है। इसे देखकर तोका और गुस्से में आ जाती है। उसके गुस्से की वजह से वे कुछ ऐसी लापरवाही करती है जिस वजह से माडो ने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन अचानक हिनामी अपने पेरेंट्स के केगनू का इस्तेमाल करके उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। माडो नीचे गिर जाता है
और इसके बाद तोका उसे मार डालती है। इस घटना के बाद हिनामी डिस्ट्रिक्ट 24 में जाने का निर्णय लेती है, जबकि तोका, खानेकी और कैफे के बाकी सब वेटर्स हमेशा की तरह अपना जीवन जीते हैं। डिस्ट्रिक्ट 20 में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। दूसरी तरफ एमन फूल लेकर माडो की कब्र पर जाता है। वह उससे वादा करता है कि वह उसकी मौत का बदला जरूर लेगा और सारे बच्चे वे गूल्स को मार डालेगा। इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।